नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 5/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत रेगुलर या बैक माइनर कोर्स साइबर लॉ का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था साइबर लॉ और पेपर कोड था लॉ 203 LAW 203 और पेपर आईडी था 1759। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुडापेस्ट कन्वेंशन। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नेटवर्क सुरक्षा से फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क ट्रैफिक की आने और जाने वाली प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करना। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सज़ा का भागी हो सकता है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजीवन कारावास। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क के जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउटर। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हाईजैकवेयर क्या है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर। 11वां प्रश्न पूछा गया था, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 12वां प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वह खाली स्थान के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई कंटेंट। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, IT संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नाइजीरियाई घोटाला 419 किससे संबंधित है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर स्टॉकिंग। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 4।
18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? तो 18वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा खाली स्थान के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 121H। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 83। 21वां प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त केर्कहोफ्स। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित वापस किया जा सकता है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा? 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करना। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमेन नाम का आईपी एड्रेस में बदलना। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पता लगाया जा सकता है। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वह निर्देश दे सकता है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 68। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IO इनपुट आउटपुट। 31वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल बाइनरी भाषा। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइबर अटैक। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 66। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साइबर स्पेस में 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमित सीमाएं होती हैं। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना खाली स्थान है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पैमिंग। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 15। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालवेयर। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग।
40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्म। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस क्या है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ₹5,000 से अनधिक। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। 43वां प्रश्न पूछा गया था, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 2NB। 44वां प्रश्न पूछा गया था, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MIT से। 45वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CRT। 46वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमोदन हस्ताक्षर। 47वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्यता। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन सोर्स एक्सेस। इस प्रकार मैंने आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट साइबर लॉ के पेपर को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।